इस दूसरे दिन के स्वास्थ्य व्याख्यान में राजीव भाई आपको निम्न विषयों की जानकारियां देंगे, जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव जैसे उपकरणों के उपयोग से हानियां, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा आटा खाएं, हाथ से चलने वाली आटा चक्की द्वारा सामान्य प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी का ज्ञान, तेज व्यायाम करने की हानियां और सुबह के हल्के नाश्ते से बढ़ते रोग। कल मैंने आपसे जो बातें कही थी उनमें से बहुत सारी बातें आपको याद होंगी, शायद आपने लिखी भी होंगी। मुझे कल एक जानकारी दी बाबूजी ने। टीवीएस ग्रुप है ना, टीवीएस जो यहां का चेन्नई का सबसे बड़ा ग्रुप है और शायद भारत के सबसे बड़े ग्रुप में उनकी गिनती है। उनके घर वो भोजन करने गए थे। ये बात आपके ध्यान में इसलिए लाने की जरूरत है कि उनके घर में अगर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं तो आपके घर में भी हो सकते हैं। माने हमको ये बहाना ना मिले कि मिलते नहीं है जी, समय बहुत लगता है जी, क्या उसको खटराक करने का। ये जो मन के अंदर की हमारी जो रुकावटें हैं ये कभी नहीं आए, इस दृष्टि से इस उदाहरण का बहुत महत्व है। और ये उदाहरण मैं हिंदुस्तान के ऐसे हजारों लोगों के बारे में बता सकता हूं। आपको सुन के हैरानी होगी, धीरूभाई अंबानी के घर में रोटी हमेशा मिट्टी के तवे पे ही बनती है। एक बार मुझे भी मौका मिला उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कोकिला बहन से बात करने का कि आप ये मिट्टी के तवे पे रोटी क्यों बनाती हैं, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है। ये ऐसा मैंने जानबूझ के बोला। हम तो ऐसा मानते हैं कि आप 18वीं शताब्दी में जा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन की रोटी माने तवे की। तो कोकिला बहन ने कहा कि जो जो कहे मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे ये रोटी पसंद है और हमारे घर के सब लोगों को पसंद है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही रोटी बनाते हैं। पूरे गुजरात में आप जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, अभी भी एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग हैं जो मिट्टी के तवे पे रोटी बना रहे हैं और खा रहे हैं। और मैं विनम्र रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि वो आपसे ज्यादा स्वस्थ है और आपसे ज्यादा तंदुरुस्त है। मान लो हिंदुस्तान में 112 करोड़ लोग हैं, 112 करोड़ लोगों में 20 करोड़ परिवार है, 20 करोड़ परिवारों में 20 करोड़ रसोई घर है। अगर 20 करोड़ रसोई घर में मिट्टी का तवा आने लगे तो 20 करोड़ तवा बनने लगेगा और लाखों कुम्हारों को रोजगारी मिल जाएगी। तो इतने बड़े समाज को अगर रोजगार हम दे पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मेरी जो मन की बात है वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि मिट्टी से आपका जुड़ाव रहता है। मिट्टी से जुड़े रहना ये सबसे बड़ी बात मानी जाती है। तो कल बहुत ज्यादा बात हुई प्रेशर कुकर के बारे में। आज मैं थोड़ी सी बात करता हूं कल से जुड़ी हुई रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी वस्तु है जिसमें रखी हुई कोई भी वस्तु को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, पवन का स्पर्श नहीं होगा। आपके रूम का जो टेम्परेचर है, आपके कमरे का जो तापमान है, उससे नीचे का तापमान वो पैदा करेगा। अब ये प्रकृति की मदद से नहीं हो सकता, तो प्रकृति के विरुद्ध जाकर उसको काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो ऐसी गैस रसायन शास्त्र में जो तापमान को कम करने में काम में आती हैं, उन गैसों का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर करेगा, जिनको विज्ञान की भाषा में CFCs कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप रसायन शास्त्र की डिक्शनरी निकाल कर देखें, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, एक डिक्शनरी खरीद लें केमिस्ट्री की और क्लोरीन शब्द देखें तो सामने ही लिखा हुआ है जहर, और फिर फ्लोरीन देखें तो अत्यंत जहर, और कार्बन डाइऑक्साइड तो जहर का बाप। आप जानते हैं कि शरीर का ये जो श्वासोश्वास की क्रिया है, प्राणायाम जिसको आप कहते हैं, इसमें आप हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आप अंदर की कार्बन अंदर ही रख लीजिए, बाहर मत छोड़िए। बहुत प्रेम है आपको इससे, तो आप मर जाएंगे। शाम नहीं लगेगी, रात नहीं लगेगी, मिनट में मर जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ही खराब गैसों में क्लोरीन और फ्लोरीन की गिनती होती है। अब ये तीनों, कार्बन से मिला हुआ, क्लोरीन से मिला हुआ, फ्लोरीन से मिला हुआ 12 गैस एक साथ रेफ्रिजरेटर छोड़ता है।
CFC1 गैस का नाम है, CFC1, CFC2, CFC3, ऐसी CFC12 तक। अब इसमें आपने जो कुछ भी रखा है वो सब इन गैसों के प्रभाव में आता है। आप बोलेंगे जी हमने तो भोजन को ढककर रखा है, कितना भी ढक के रखिए, क्योंकि गैसों का असर इतना तीव्र है कि स्टील को तोड़ के निकल जाने वाली गैसें हैं। तो अगर आप इतने सारे जहरीली गैसों से युक्त भोजन को 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे उसमें रख के फिर खा रहे हैं, तो माफ कीजिए, आप भोजन नहीं जहर ही खा रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपको विनती है कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर अगर ले लिया है तो इसका इस्तेमाल कम करिए, सबसे अच्छा है बंद करिए, और मेरी बात माने तो बेच दीजिए। क्योंकि इसके रखे रहने से जो मन में लालच है, लालच पता है क्या है? अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका, अगर ये है तो कुछ तो करो इसका। तो कुछ तो के चक्कर में हम जबरदस्ती ज्यादा खाना बनाते हैं और इसमें रखते जाते हैं, सवेरे का शाम को, शाम का अगले दिन सवेरे, अगले दिन का शाम को, ये चक्कर चलता रहता है। और ये चक्कर में खाने का, पोषकता का नाश होता रहता है। और मैं आपको एक विनम्रता पूर्वक दूसरी जानकारी देना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था। ठंडे देश हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन देशों की आबो हवा आप जानते हैं कि ये ठंडे देश हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, और ज्यादा से ज्यादा प्लस में जाएं तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो 15-20 से -40 तक टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, ये बहुत तकलीफ देने वाला वेरिएशन है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि उन लोगों का क्या होता होगा जो इसी बर्फ के तापमान में 6-6 महीने सोते हैं, रहते हैं, लेटते। 8-8 महीने धूप नहीं निकलती कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के देशों में। तो कितनी तकलीफें उनके शरीर को होती होंगी, और शरीर के साथ उनके भोजन को होती होंगी। तो भोजन को ये सारी तकलीफें थोड़ी कम हो, उसके लिए वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके ये मशीन बनाई। हम जब चाहें टेम्परेचर को बढ़ा सकें, घटा सकें, इसके लिए रेफ्रिजरेटर बना। तो ये उनकी मजबूरी में से निकली हुई मशीन है। और उनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि एलोपैथी में कई दवाएं ऐसी हैं जो ज्यादा तापमान पे खत्म हो जाती हैं और कम तापमान पे भी खत्म हो जाती है। तो उन दवाओं को रखने के लिए एक टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में रहे, इसके लिए फ्रिज बना। वो पानी रखने के लिए नहीं बना है, दाल रखने के लिए नहीं बना, सब्जी रखने के लिए, दवाएं रखने के लिए बना। और आपको एक और जानकारी दूं कि यूरोप में ये जब आविष्कार किया सबसे पहले, तो मिलिट्री के लिए इसका उपयोग हुआ था। जब जरूरत हो दवाएं उनको समय पर उसी टेम्परेचर की मिलनी चाहिए, इसके लिए ये फ्रिज आया, ये हमारे लिए नहीं बना। और यूरोप में एक दूसरी समस्या है, आप जानते हैं कि जहां 6 से 8 महीने बर्फ पड़ेगी, वहां हर चीज जरूरत की समय पर नहीं मिलेगी। तो जो कुछ नहीं मिलेगा उस समय कुछ चीजों को स्टोर करके रखने के लिए रेफ्रिजरेटर है। अब गलती तो ये हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किए उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनके ही घर में फ्रिज। क्या करें, पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, अपने बच्चों को नहीं समझा सके, दूसरों को कैसे समझाएंगे। प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर कुकर के बाद यही है, रेफ्रिजरेटर। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? एक नियम बना लीजिए अपने जीवन में, जो हमारे दादा दादी, नाना नानी के समय का बनाया हुआ है, और शायद बाघभट्ट ने भी, ये दूसरा नियम, दूसरा सूत्र है। बाघभट्ट जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना, बनने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए। रोटी बन गई, अब 48 मिनट के अंदर खा लीजिए। अगर आपने 6 घंटे के बाद किया बनने के बाद, तो पोषकता कम हो जाएगी, 10 घंटे के बाद और कम हो जाएगी, 12 घंटे के बाद बिल्कुल ना के बराबर, और 24 घंटे के बाद तो खत्म, बासी हो गया। बासी शब्द है ना, ये बाघभट्ट जी का है। 3500 साल पहले ये शब्द था, बासी हो गया जी। और वो कहते हैं ये बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं? बाघभट्ट जी ने एक बहुत अच्छे मजे की बात लिखी है। उन्होंने कहा भारत देश में 365 दिन का जो चक्र है एक वर्ष का, इसमें एक ही दिन ऐसा है
जिस दिन आप ये खा सकते हैं 364 दिन नहीं खा सकते। तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है, उसको मेरी मां कहती है बासोड़ा, आप पता नहीं क्या कहते हैं। और ये जो त्योहार है, इस जो दिन पड़ता है, ये कार्तिक अगहन पूस माह के हिसाब से इसका जो दिन पड़ता है, बागवट जी का दिन भी वही पड़ता है। तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वैज्ञानिकता है। त्योहार ऐसे ही नहीं तय हो गए, इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन ये होगा, इस दिन, इनके पीछे कुछ कैलकुलेशन है। भागवती जी का कैलकुलेशन है कि शरीर में 3 दोष हैं, वो आप सब जानते हैं, वात पित्त और कफ। इन पे आगे मैं विस्तार से बात करूंगा, यहां रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। तो वात पित्त कफ 3 दोष हैं, ये समान स्थिति में रहे तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है। इनकी स्थिति ऊपर नीचे हो, वात बढ़ गया, पित्त और कफ कम हो गया, पित्त बढ़ गया, वात और कफ कम हो गया, ऊपर नीचे हो, तभी रोगी होते हैं आप, तभी रोग पैदा होते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है, 365 में से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये वात पित्त कफ की स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है जो विचित्र लगती है, माने होनी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भागवती जी कहते हैं कि उस स्थिति को काबू में लाने के लिए बासी खाना ही चाहिए, जिसकी पोषकता पूरी चली गई हो। क्योंकि जिस दिन ऐसी स्थिति आती है उस दिन शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, तो प्रोटीन सब खत्म होगा तब जब खाना बहुत पुराना हो जाए। तब मेरे समझ में आया कैसी वैज्ञानिकता है। तो आप साल में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं। अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में, तो 364 दिन की बिजली क्यों खर्च करना उसके लिए, और 364 दिन का इतना स्थान क्यों घेर के रखना। चेन्नई में बहुत महंगा है स्थान, 1 स्क्वायर फुट का क्या भाव है, 3000। तो फ्रिज अगर रखा है मान लो 5-7 स्क्वायर फीट में, तो 3000 में 5 का गुणा कर लो, 15,000 रुपए रोज का खर्चा एक तो दे दिया फ्रिज खरीदने में, और ये जिंदगी भर इतना स्थान घेर कर खड़ा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कितना घाटे का सौदा है। मेरी विनती है कि जिन्होंने फ्रिज नहीं खरीदा है वो ना खरीदें। और आप जानते हैं कि आजकल पर्यावरण के प्रदूषण की बहुत चर्चा हो रही है। सर्दी कम होने में और गर्मी बढ़ाने में जिन गैसों का सबसे बड़ा योगदान है वो यही गैसें हैं, CFC1, CFC2, CFC3, CFC12 तक। तो सारे दुनिया के देश परेशान हैं। अमेरिका, जर्मनी, भारत जैसे 156 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 7 दिन झक मार रहे थे यही बात के लिए कि भाई CFC का प्रोडक्शन कम कैसे किया जाए। तो इसमें थोड़ा आप भी सहकार कर दीजिए। और एक तीसरी बात जो मैंने कल आपसे शुरू की थी, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन भी कुछ इसी तरह का किस्सा है। इसमें भी टेम्परेचर को आप कंट्रोल करते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज आप जब रखते हैं ना गर्म करने के लिए, तो वो चीज का एक हिस्सा गर्म होता है, पूरा नहीं होता। गर्म होने के लिए हमारी जो कल्पना है वो चारों तरफ से एक साथ एक जैसा टेम्परेचर आए, वो पानी ही कर सकता और कोई चीज नहीं है दुनिया। पानी गर्म करके उसमें कोई चीज डालें तो सही गर्म होती है, और माइक्रोवेव ओवन में पानी का कोई काम नहीं। और ये माइक्रोवेव ओवन भी यूरोप और अमेरिका के लिए है, क्योंकि वहां बहुत ठंडी है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां तो बहुत गर्मी है। तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहता हूं, आपने कुछ चीजों को स्टेटस सिंबल बना रखा है, वो बदल दीजिए। ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये मजबूरी की चीजें हैं। ये कोई छाती ठोक के बताने की बात नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज है, या मेरे घर में माइक्रोवेव ओवन है, या मेरे घर में, आप इसको शर्म से बताइए कि मैं क्या बताऊं, मेरी मजबूरी थी, उस दिन दिमाग कुछ फिर गया था, मेरा विवेक शून्य हो गया था, तो मैंने मेरे खून पसीने की कमाई बर्बाद कर दी और ये ले आया, और ये चीजें आपके बाहर निकल जाए। ये जो 48 मिनट का कैलकुलेशन है, ये जैन दर्शन में भी है। जितने भी जैन साधु संत हैं उनके मुंह से आप यही सुनेंगे, पानी में 48 मिनट के बाद जीव राशि पैदा हो जाती है, और वो जीव राशि फिर बढ़ती ही चली जाती है, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों में चली जाती है। तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जीव हत्या होती है और उसका पाप लगता है। तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा के साथ जोड़ा है, और भागवत जी ने इसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है। मूल बात एक ही है। भारत का जो DNA है वो ऐसा ही है, जिसमें धर्म की बात करो तो तुरंत समझ में आए।
इसलिए इस देश में धार्मिक लोगों की पूजा होती है, वैज्ञानिकों को कोई पूछता नहीं है, वो ऐसे ही बेचारे घूमते रहते हैं। कभी आप जैसे लोग उनको माला वाला डाल दे तो ठीक हो गया, वरना इस देश के वैज्ञानिक कहां मरते हैं, कहां खपते हैं, कौन जानता है, कौन पूछता है। लेकिन साधु, सन्यासी, महात्मा इतने पूजे जाते हैं इस देश में, जिनके पीछे आप कुछ नहीं जानते, उनका इतिहास, उनका भूगोल, तो भी आप उनके चरणों में लौटते रहते हैं, क्योंकि डीएनए ऐसा है इस देश में। कभी मौका मिला तो इस पे बात करूंगा कि गर्म देशों का डीएनए और ठंडे देशों का डीएनए बिल्कुल अलग होता है। ये जो यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोग हैं ना, इनका जो डीएनए है और हमारा जो हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने, इनका बिल्कुल डिफरेंट है। जो दुनिया के गर्म देश हैं, सारे धर्म यहीं से निकले। आपको मालूम है ईसाईयत यहीं से निकली, पूर्व से ही निकली, इस्लाम भी पूर्व से निकला, हमारा हिंदू धर्म जिसको सनातन मानते हैं ये भी पूर्व से निकला, पश्चिम से कोई धर्म आज तक निकला ही नहीं। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ विज्ञान की बात है। इसको विज्ञान से पहले समझकर धर्म में आप पालन करेंगे तो आपका विश्वास इस पर पक्का होगा। इसलिए ये 48 मिनट याद रखिए। इसलिए शायद पुरानी परंपरा हमारे देश में है, गरम खाना खाओ, माने वो 48 मिनट के पहले हो जाए। गरम गरम रोटी बना के खिलाओ या गरम गरम रोटी खाओ। दुनिया की आबादी 600 करोड़ है। 600 करोड़ आबादी में 300 करोड़ महिलाएं, 300 करोड़ पुरुष अगर मान लें तो 300 करोड़ महिलाओं में लगभग 250 करोड़ महिलाएं नहीं जानती कि गरम रोटी कैसे बनती है। क्यों? कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वहां जो सिखाए इसको, कोई कॉलेज नहीं है जो सिखाए इसको, क्योंकि मां को नहीं आता तो बेटी को क्या सिखाए। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक दंपत्ति आए फिनलैंड से, एक पति और एक पत्नी दोनों आए। उन्होंने कहा मुझे भारत का गांव देखना है, तो हमने एक गांव में भेज दिया। संयोग से जिस गांव में गए वहां शादी थी, तो हमने कहा उसमें भी आप शामिल हो जाइए, तो भारत क्या है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गांव में तो आप जानते हैं ना, नौकर नहीं बनाते, सब गांव इकट्ठा होकर बनाता है। जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं, दूसरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है, सब एक ही घर में खाते हैं। तो सब महिलाएं बना रही थी, तो उस फिनिश दंपत्ति ने पूछा ये सब कितना पैसा लेंगी। तो उनको कहा ये पैसा वैसा नहीं लेने वाले। तो ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा ये है क्योंकि भारत कोऑपरेशन पे चलता है, कंपटीशन से नहीं चलता ये देश। हमारे समाज में कोऑपरेशन है, कंपटीशन नहीं है। तो फिर वो फिनिश दंपत्ति में जो महिला थी वो सबसे ज्यादा इस बात को परेशान थी लेकर कि ये रोटी एकदम गोल बन रही है, 100% गोल। उसकी जिंदगी में ये कल्पना नहीं है कि 100% गोल चीज कोई हाथ से बन सकती है। वो कहती है उसने कभी सोचा था भारत के बारे में कि मशीन से बनाते होंगे रोटी, तो उसका जितना कैमरे में रील थी उसने सब उसी पे खर्च कर दी, गोल रोटी बना के देखने में। उसको माने आपको मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है। और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी, तो उनका ये जो रोटी है गोल, ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम जानते नहीं ये कैसे बनती है। इसका मतलब है दुनिया के दूसरे देशों को नसीब नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितनी वैल्यूएबल चीज है गरम रोटी, और उसको आप छोड़कर ठंडी करके खाएं तो ये आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं। मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पाव रोटी बनने के बाद और खाने तक 90 दिन निकल जाते। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में बागवट जी कहते हैं कि पिसा हुआ आटा, वो ये कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा पुराना कभी भी मत खाना। 15 दिन मैक्सिमम, वो भी गेहूं के लिए। ये चना और मक्की और ज्वारी, इसके लिए तो 7 ही दिन कहा हुआ। तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आटा कहां से लाएं? चक्की है, जिंदाबाद। हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं? जो माताएं यहां बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपना गांव देखा होगा, अपने गांव के घर की चक्की देखी होगी। और हमारे घरों में ये जो चक्की चलाने का काम माताएं करती रही हैं, किसी को भी सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है। चक्की चलाने वाली माताओं के पैरों में दर्द नहीं है। चक्की चलाने वाली माताओं को कभी भी कंधा नहीं दुख रहा है, गर्दन नहीं दुख रही है, नींद अच्छी आ रही है, डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा है, 48-50 बीमारियां नहीं है।
और जो माताएं पिसा हुआ आटा ला रही हैं, कैप्टन कुक, आईटीसी का, उनके घरों में डायबिटीज भी है, अर्थराइटिस भी है, हाइपरटेंशन भी है, ये भी है वो। हम जब चक्की चलाते हैं तो एक दिन चला के देखिए तो आपको समझ में आए, सबसे ज्यादा दबाव पेट पे पड़ता है। और मां के पेट में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है जो पिता के पेट में नहीं है, जिसको गर्भाशय कहते हैं। और गर्भाशय के बारे में आयुर्वेद के सारे रिसर्च और आधुनिक विज्ञान के सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये गर्भाशय के आसपास के एरिया में जितना हलन चलन हो उतनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी माने मुलायमियत, ये हमारे गर्भाशय का सबसे बड़ा गुण है। तब मेरे समझ में आया कि जो माताएं नियमित रूप से चक्की चला रही हैं उनको सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो रही है, क्योंकि गर्भाशय की इलास्टिसिटी मेंटेन है, तो आसानी से बच्चा बाहर आ रहा है बिना किसी ऑपरेशन के। तब मुझे ध्यान आया कि हमारी जो पुरानी माताएं हैं उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, कभी सुना नहीं कि सिजेरियन। वो दाई आती थी गांव की, जो एमबीबीएस नहीं है, एमडी नहीं है, एमएस नहीं है, और बच्चे करा के चली जाती थी, ऐसे ही जैसे दाल पका के कोई चला गया या चावल पका के कोई चला गया। हां, ऐसे होता है। और आयुर्वेद तो यहां तक कहता है कि मां का गर्भ 7वें महीने तक चक्की चलाने की अनुमति देता है। मां को 7वें महीने तक चक्की चलवाई जा सकती है, 8वें महीने में नहीं, फिर उसको बंद कर देना अच्छा है। और उतने 7 महीने की चक्की आपके लिए पर्याप्त है कि वो बच्चा बिना सीजर के हो। और जो बच्चे बिना सीजर के हैं उनके जीवन को आप देख लें, और जो सिजेरियन है उनके जीवन को देख लें, जमीन आसमान का अंतर है। सीजर बच्चे ज्यादा बीमार हैं, समय समय पे बीमारियां हैं। जो बिना सीजर हैं वो सब स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट भी उनका अच्छा है, लॉजिक को डेवलप करने की कैपेसिटी, कल्पनाशीलता उनमें दूसरे बच्चों से ज्यादा है। तो अब आप इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे इस सूत्र को? अगर संभव हो तो एक एक चक्की ले लीजिए, संभव हो तो। इससे कई फायदे हैं। आपको सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि अगर आपको एक्स्ट्रा वेट है और आप उसको लूज करना चाहते हैं, 15 मिनट सुबह अगर आपने चलाया, 3 महीने बाद आप देखना 12 से 13 किलो वजन कम होगा आपका, सिर्फ 15 मिनट की चक्की। रामदेव जी चक्की चलवाते हैं कि नहीं? आप चलाते हैं कि नहीं? लेकिन वो चक्की चलाते हैं जिसमें कुछ होता ही नहीं है, ऐसे ऐसे चलवाते हैं कि नहीं? तो असलियत में ही चला लो, कुछ तो आटा तो मिलेगा। कम से कम आटा तो निकलेगा, बाई प्रोडक्ट। यहां तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, बस ऐसे ऐसे चला। अब आप बोलेंगे जी चक्की कहां मिलेगी? चक्की अभी भी मिल रही है, यहीं चेन्नई में मिलेगी। पत्थर बनाने वाले बहुत लोग इस देश में हैं जो अभी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि राजीव भाई ये कोई खरीदता नहीं, हम क्या करें, हमारा सिलबट्टा भी कोई खरीदता नहीं, चक्की भी कोई। तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं बिकवाऊंगा आपकी चक्की। हां, और मैं उनका फोकट का मार्केटिंग मैनेजर हूं। वो मुझे कुछ एक पैसा नहीं देते, लेकिन मैं उनके लिए मार्केट बनाने के काम में लगा हुआ हूं। ये मार्केट बनाने में भागवत जी की बड़ी मदद मिल रही है। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहने आया, वो माताओं बहनों को विशेष रूप से, उम्र के एक पड़ाव में जब आप 45 वर्ष के आसपास हो जाएंगी, तब आपको गर्भाशय के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगे। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यहीं से शुरू होगा कि आपको मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा, मेंसेस साइकिल आपकी बंद होगी, मेनोपॉज पीरियड शुरू होगा। और उस पीरियड में जितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बच्चे के जन्म के समय भी नहीं होते कभी। और कई कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे जिनको कोई मां समझ भी नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अचानक से पसीना आएगा, पूरा शरीर पसीने से भर जाएगा, फिर थोड़ी देर में ठंड लगना शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में तमतमा जाएगा चेहरा, एकदम गर्मी, फ्लैशेस। समझ में नहीं आता किसी मां को कि अभी थोड़ी देर पहले पसीना था, अभी इतनी गर्मी आ गई और अभी इतनी ठंडी लगने लगी। इतने वेरिएशन होते हैं, मिनट मिनट में वेरिएशन होते हैं। मन आपका इतना डिप्रेशन में चला जाएगा, इतना अवसाद में चला जाएगा कि दुनिया बिल्कुल बेकार है, इसमें क्या करना जिंदा रह के। ये डिप्रेशन, कारण उसका एक ही है कि कुछ हार्मोन्स आपके शरीर में बनना बंद हो जाएंगे।
अब हार्मोन्स बनेंगे ही नहीं तो फिर मुश्किलें ये सब आती हैं। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है, 45-50 साल की उम्र में हर मां को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो दूसरे जन्म की समस्याएं हैं, लेकिन भागवत जी कहते हैं कि इनको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। अब मैं तीसरे सूत्र पे आ रहा हूं। तीसरा सूत्र विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए वो कह रहे हैं कि माताओं और बहनों की मासिक धर्म बंद होने के बाद की जो अवस्था है, इसमें परमानेंट कोई क्योर नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन बनना बंद हो गए वो तो हो ही गए, उनको बाहर से भी नहीं डाला जा सकता। लेकिन भागवती जी ये कहते हैं कि उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि कंट्रोल करके रखने में मां के रसोई घर के जो उपकरण हैं, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स, इनकी मदद आप ले सकते हैं। तो रसोई घर का उपकरण सबसे अच्छा मैंने कहा चक्की, इसकी मदद ले सकते हैं। और दूसरा एक उपकरण और है रसोई घर में, सिलबट्टा। अब नियमित रूप से आप सिलबट्टा चला रहे हैं और चक्की चला रहे हैं तो यूट्रस के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा नरम और मुलायम रहने ही वाली है। तो आपकी जिंदगी के कॉम्प्लिकेशन 45 साल के बाद कम रहने ही वाले हैं। आप उनको दवा खा खा के कम करें तो दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं। एक HRT टेक्निक है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ज्यादातर माताएं उसमें जाती हैं 45-50 साल की उम्र में, हाथ जोड़कर विनती है कि कभी ना जाएं। और अगर आप गए उसमें तो आपके वजन को कोई भी दुनिया का भगवान नहीं बचा सकता बढ़ने से, बढ़ेगा ही। क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो मेडिसिन है वो सब मेद बढ़ाने वाली है। मेद माने शरीर में एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने वाली। तो 15 मिनट की चलाइए ना सवेरे सवेरे चक्की, 15 मिनट से ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 3 सूत्र अभी तक मैंने आपको भागवत जी के बता दिए। और इन 3 सूत्रों में एक छोटी सी जानकारी और, कि आप पुरुष भी चाहें तो जिनको पेट अगर बढ़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि ये कम हो, तो आप भी 15 मिनट चक्की चला सकते हैं सुबह सुबह। आप भी चाहें तो सिलबट्टे पे चटनी बना सकते हैं। अगर आपने भी चक्की चलाई और सिलबट्टे पे चटनी बनाई तो आपकी चटनी तो बनेगी ही और आटा तो पिसेगा ही। आपका जो पेट है ये अंदर चला जाएगा, जो आपको किसी भी जिम्नेजियम की मदद से नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा लीजिए मुझसे, 1000 रुपए का हो या लाख रुपए का स्टाम्प पेपर। दुनिया का हर एक डॉक्टर इस बात से सहमत है, वो बोलता नहीं, बात अलग है, कि जिम्नेजियम में जाकर कभी भी किसी का पेट अंदर जाता नहीं। और थोड़े दिन के लिए गया और आपने जाना बंद किया तो ज्यादा बाहर आता है। जिम्नेजियम की सभी मशीनें ज्यादा स्पीड वाली हैं और चक्की और सिलबट्टा ये स्पीड कम है, धीरे 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 धीरे। हमारी जो तासीर है वो कम स्पीड वाले उपकरणों के साथ ज्यादा है, क्योंकि हम गर्म देश में रहते हैं। गर्म देश के लोगों में आप जानते हैं स्वाभाविक रूप से वायु का प्रकोप ज्यादा होता है शरीर में। ये कल मैं और इस विस्तार से बात करूंगा। अब वायु का प्रकोप ज्यादा है तो हर चीज ऐसी करनी चाहिए जो धीमे हो। ज्यादा तेज करेंगे तो वायु और बढ़ेगी। इसलिए यहां के जो डांस है ना, उनके स्टेप्स, जैसे भरतनाट्यम, जैसे कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये सब डांस के स्टेप आप देखो स्लो है। ज्यादा ठंड के देशों में क्या होगा कि वायु बिल्कुल उल्टी स्थिति में होती है, बहुत ही कम होती है शरीर में, और पित्त और कफ बहुत बढ़े हुए होते हैं। तो उनका डांस फास्ट होगा, हमारा स्लो होगा। उनकी हर चीज की स्पीड फास्ट होगी, हमारी स्लो होगी। बैलगाड़ी क्या है? पहिया ही तो है। तो पहिए का इन्वेंशन सबसे पहले भारत में ही हुआ दुनिया में, लेकिन हमने वो बैलगाड़ी में लगाया, हवाई जहाज में नहीं लगाया। अपने को जरूरत बैलगाड़ी की ही है, क्योंकि ये स्लो है। स्लो इसलिए कि बैल जो खींच रहा है उसके शरीर को वायु का प्रकोप ना बढ़े। हमारे यहां मनुष्य के लिए जितना सोचा गया, बैल के लिए भी उतना ही सोचा गया। तो बैल की वायु बढ़ेगी और वायु बढ़ने से मृत्यु जल्दी होती है। पहिया जितना बड़ा होगा स्पीड उतनी स्लो होगी, पहिया जितना छोटा होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अब हमने बैलगाड़ी बनाई तो पिछड़े नहीं है, और उन्होंने हवाई जहाज का पहिया बनाया तो अगड़े नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया, हमने हमारी मजबूरी का समाधान करने के लिए बनाया। तो इसको कम रखने के लिए इसलिए सिलबट्टा है, धीरे धीरे चलता है। और वो जो आपके घर में है मसाला पीसने वाली मशीन, मिक्सी, एकदम फास्ट,
ये यूरोप के लिए है, आपके लिए नहीं है। हमारा तो वो धीरे धीरे वाला ही अच्छा है। और एक छोटी सी आखिरी बात आज के लिए, समय हो गया। आखिरी बात यह है, मैं आपको विनम्रता पूर्वक जो कहना आया वो ये कि आपके रसोई में पिछले 20-25 वर्षों में जो बदलाव आया, रसोई में 20-25 वर्षों में, हमारे बीमारियों का सबसे बड़ा कारण वो बदलाव है। बदलाव क्या आया? पहले चक्की होती थी, सिलबट्टा होता था, अब मिक्सी आ गई, रोटी बनाने की भी मशीन हमने ली। ये सब बदलाव ने हमको बीमार बनाया। और रसोई घर में जितनी चीजें हैं उन्होंने महिलाओं का शरीर श्रम घटाया। जैसे वॉशिंग मशीन आ गई, इसने आपका शरीर श्रम घटा दिया। और शरीर श्रम घटाने के लिए नहीं है। भागवती जी कहते हैं कि शरीर श्रम घटाने की एक ही उम्र है, 60 के बाद। अब सब कुछ मशीन आ गया तो आप भी मशीन ही हो जाएंगे, और आप हो गए हैं। पता है मशीन हम कैसे हो गए? जिंदगी का रस चला गया, आनंद चला गया। पहले घरों में काम करते समय जो रस था, आनंद था, वो सब चला गया। कैसे चला गया? मैंने बचपन का मुझे याद है, माताएं बहनें काम करते करते बहुत सारे गीत गाती थी। तो अब क्या करते हैं, जो सिनेमा के गीत हैं उनका सीडी लगा के, अब तो वो डीजे ले आते हैं और वीजे पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं, बड़ा साउंड बॉक्स, और लगा दिया, और ऐसा शोर कान फोड़ने वाला जिसकी न सुर न लय न ताल चला देते हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ तो चोली के पीछे क्या, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, आती क्या खंडाला तो जाती क्या खंडाला, ये घर में बजाए जा रहे हैं। कब? जब बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि मां को बच्चा पैदा होने के समय के गीत ही याद नहीं है। शादी के समय क्या क्या गीत गाए जाते थे याद नहीं है। तो हमारे यहां काम में आनंद था। यह शब्द बोरियत भारतीय शब्द नहीं है, यह अंग्रेजों का शब्द है। हिंदी में वैसे का वैसे ही हमने ले लिया, बोर होना। जी हम क्या कर रहे हैं? बोर हो रहे हैं। आजकल के बच्चों को मैं बहुत सुनता हूं, जी क्या कर रहे हैं? बोर हो रहे हैं। जी बोर हो रहे हैं। अब बोर हो रहे हैं तो करें क्या? तो ले दे के वो एक टीवी है चालू कर दिया, उसमें पोगो देखो, पोगो। अब पोगो में क्या है, वो और ज्यादा बोर हो जाओ तो पोगो की जगह कोई दूसरा देखो, लोगो, या तीसरा देखो। वो सब आपको बोरियत में ही ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन कुछ नहीं है, सब कुछ वन साइडेड है। और गीत गाने में इंटरेक्टिव है। तो हमारी माताएं गीत गाती थी, हर समय के लिए गीत बने हैं। पापड़ बना रही हैं, बड़ी बना रही हैं, उस समय के गीत अलग हैं। मसाला पीस रही हैं, उस समय के गीत अलग हैं। शादी के लिए मसाला पीस रहा है, उस समय के गीत अलग हैं। शादी के लिए पापड़ और बड़ी बन रही हैं, उस समय के गीत अलग हैं। ये गीत इकट्ठे आजकल मैं कर रहा हूं, हजारों की संख्या है गीतों की, लेकिन इनको लिपिबद्ध हम नहीं कर पाए, किताबें नहीं छपी, इनकी नोटबुक्स नहीं बनी, तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं या तिरोहित हो रहे हैं। इन गीतों में जो सुर है, जो लय है, जो ताल है, वो हर मां के लिए आसान है। ये है। और आखिरी सूत्र, माने आज के हिसाब से आखिरी सूत्र, कि आप अपने जीवन में तासीर का ध्यान रखिए, आबो हवा का ध्यान रखिए, वातावरण का ध्यान रखिए जहां आप रह रहे हैं। माने भौगोलिक परिस्थिति, एक शब्द में मैं अगर कहूं तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस। तो आपकी जो आबो हवा है, इसका ध्यान रखिए। इसका ध्यान कैसे रखना? मैंने आपसे उदाहरण के लिए में कहा था कि भारत गर्म देश है और कनाडा ठंडा देश है। गर्म देश के लोगों में हमेशा वात की प्रबलता रहती है, शरीर का दोष है, अब उसको क्या करेंगे। वात की प्रबलता रहे ही, पित्त और कफ आपका हमेशा कम रहेगा। इसलिए भारत के लोगों को वात के रोग सबसे ज्यादा है। भागवती जी कहते हैं कि भारत के लोगों को लगभग 70 से 75% रोग वात के हैं, 12 से 13% रोग पित्त के हैं, और 10% रोग कफ के हैं। कफ के रोग हमारे यहां सबसे कम है, पित्त के थोड़े ज्यादा, वात के सबसे ज्यादा, क्योंकि हम गर्म जगह रहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि गर्म जगह में ऐसे काम मत करिए जिससे वात बढ़े। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, माफ करिएगा ये उदाहरण देते हुए, आप दौड़ लगाते हैं, रनिंग, इसमें वात सबसे ज्यादा बढ़ता है। हमारे यहां आजकल एक फैशन आया, मॉर्निंग में दौड़ो। दौड़ना नहीं है, चलना है।
चलने और दौड़ने में अंतर आप समझते हैं। दौड़ने में ऊर्जा बहुत शरीर की, गर्मी बहुत शरीर की बढ़ेगी और वात को बढ़ाएगी। वात बढ़ेगा तो ये घुटने बहुत जल्दी आपके थकेंगे। आप देख लो जितने हिंदुस्तान के रनर है ना, रनर 100 मीटर दौड़ने वाले, 200 मीटर, 35 साल के बाद किसी के घुटने काम नहीं करते, सब बैठ गए। मिल्खा सिंह को मैं मिला हूं, वो कहते हैं यार उस समय जो मैं दौड़ गया ना, अब पता चल रहा है कि उसका क्या असर। परमानेंट डैमेज हो गए हैं दोनों नी जॉइंट्स मिल्खा सिंह के। तो भारत दौड़ने वाला देश नहीं है। कोई सवाल पूछना चाहें तो जी पूछिए, हाथ उठाइए। आप मेहरबानी करके इन 5 सूत्रों को क्रम से एक बार फिर से बताइए। हाँ, कॉपी है तो लिख लीजिए, डायरी है तो लिख लीजिए। और मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि नहीं लिख पाए तो भी चिंता मत करिए। ये सब सूत्रों की पुस्तकें हमने कई पुस्तकें ट्रांसपोर्ट से भेजी थी, वो आ गई हैं, यहां पीछे हैं भरपूर मात्रा में। ये सब सूत्र उनमें विस्तार से है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं, आप वो भी ले जा सकते हैं। बाहर आज स्टॉल पर भरपूर पुस्तकें। राजीव जी, आपके प्रथम सूत्र के अनुसार सोलार कुकर कितना उपयोगी है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे। देखिए, मेरे प्रथम सूत्र के अनुसार सोलर कुकर सबसे ज्यादा उपयोगी है। अब सोलर कुकर एक ऐसी अद्भुत चीज बनी है या बनाई गई है जिसमें सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा, तो सोलर कुकर का खाना बहुत अच्छा। लेकिन कौन सा सोलर कुकर? देखिए, एक सोलर कुकर ऐसा आता है जिसमें डब्बे को बंद करके खाना बनाने के लिए रखते हैं ना, वो सब एल्यूमिनियम के डब्बे हैं। एल्यूमिनियम के वेसल जब तक है तब तक ये सोलर कुकर का खाना जहर है। लेकिन सिद्धांत रूप में सोलर कुकर भारत के हिसाब से सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो आप बोलेंगे फिर कोई वेसल बदल के उसमें रखिए। तो जैसे ही सोलर कुकर में वेसल आ जाए पीतल के, कांसे के, आप उनका जरूर इस्तेमाल करिए। वो विज्ञान के हिसाब से, भागवत के हिसाब से सबसे उत्तम है। मेरी एक विनती है, आप मुझे सर मत कहिए, या तो भाई कहिए, राजीव भाई कहिए, कुछ भी कहिए, सर मत कहिए। आदरणीय राजीव भाई, आपके दूसरे सूत्र के हिसाब से 48 मिनट में खाना खा लेना चाहिए, पर जो बच्चे स्कूल सुबह चले जाते हैं और शाम को घर आते हैं, उनका हम क्या बहुत करें? अच्छा, उसके लिए मैं एक विकल्प बताता हूं। जो बच्चे आपके सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, कि बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेजिए। आप बोलेंगे जी खाते नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कैसे खाएंगे वो खाना। हमारे शरीर की अपनी एक साइकिल है, और वो साइकिल ये है कि कोई भी खाना खाएं तो उसके 8 घंटे के बाद ही भूख लगेगी आपको। तो एक रात पहले का खाना उनको उस समय खिला दीजिए कि सुबह तक 8 घंटे पूरे हो जाए। माने अगले दिन शाम को ही खाना खिला दीजिए, रात को मत खिलाइए। शाम को 6 बजे तक अगर आपने खाना खिला दिया, 6 बजे तक, तो 8-9 बजे तक सोने की नींद उनको आई जाएगी। क्योंकि 1.5 घंटे के बाद जैसे ही खाना पच के रस में बदलता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है, और ब्लड प्रेशर बढ़े तो नींद आनी ही है, रुक नहीं पाएंगे आप। तो शाम का खाना 6 बजे उनको खिला दीजिए, 8 बजे तक नींद आ जाएगी, और 6 बजे से 8 घंटा गिनेंगे तो सवेरे 4-5 बजे तक वो पूरा हो जाएगा। तो 4-5 बजे के आसपास जब वो सोकर उठेंगे तो इतनी तेज भूख लगी होगी कि आप रोटी दाल चावल खिला दो, वो खा के चले जाएंगे। आपको थोड़ा बदल ये करना है कि रात को हम बच्चों को 10 बजे खाना खिला रहे हैं या 11 बजे खिला रहे हैं, उसके 2 घंटे के बाद रस बन रहा है तो 1 बज जाएगा। 3-4 बजे तक आधा खाना पचा, आधा नहीं पचा, सवेरे उठने पर भूख लगेगी कैसे? बच्चों को रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, इसको मैं कल या परसों बहुत विस्तार से समझाऊंगा, पूछ लिया आज आपने इसलिए कह रहा हूं। रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बागभट्टी जी का ये जो पहला नियम है ना, ये अभी मैंने आधा ही बताया। सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श हर समय वो कहते हैं खाते समय पीते समय रहना ही चाहिए। अब 6 बजे के बाद तो सूर्य प्रकाश रह नहीं सकता, और आप जानते हैं सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा परिणाम है विटामिन डी का निर्माण। सूर्य प्रकाश में ही विटामिन डी बनता है। तो जब तक ये सूर्य प्रकाश है तब तक खाना खाएं तो विटामिन डी मिले, और बच्चों को विटामिन डी सबसे ज्यादा चाहिए। इसलिए बच्चों को तो रात का खाना बिल्कुल बंद करिए, शाम 6 बजे खिला दीजिए। सुबह 7 बजे जब स्कूल जाएंगे, खूब भूख लगी होगी, उस समय 7 बजे पराठा बना के भी खिलाइए, आलू का भी पराठा खिलाइए, गोभी का भी खिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के भोजन पे आगे बात करूंगा। सुबह का भोजन जितना हैवी हो उतना अच्छा। गोभी का पराठा, आलू का पराठा, जितना पराठा, पूड़ी, जो पकवान, सब सुबह, सब सुबह।
दोपहर का खाना थोड़ा कम और रात का बिल्कुल कम, शाम का बिल्कुल कम। तो बच्चों को भरपेट खाना खिला के स्कूल भेजिए, लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है। जब वो घर आए तो दूसरा भोजन कराइए और शाम को 6 बजे तक तीसरा भोजन। तो मैंने कुछ बच्चों पे प्रयोग किया, शाम का भोजन बंद किया, सुबह उठते ही भूख लगती है उनको। ये तो प्रकृति का नियम है, लगे। सारे जानवर, सारे पक्षी उठते ही खाना खाते हैं। आप देखो, चिड़िया है सुबह सुबह खाने पे लग जाएगी, गाय बैल भैंस बकरी सब सुबह खाने पे लग जाएगी, क्योंकि वो शाम को सूर्य के बाद खाना नहीं खाते। कोई गाय रात को खाना नहीं खाती, खिला के देख लो, जर्सी गाय को छोड़कर। जर्सी भारत की नहीं है, इसलिए उसको भारत का पता भी नहीं है, वो रात को 2 बजे भी खा लेगी। लेकिन भारत की कोई भी गाय, भारतीय नस्ल की गाय 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएगी। तो भारत की तासीर ऐसी है, इस तासीर को ध्यान में रखकर रात का खाना जल्दी करिए, सुबह भरपूर भूख लगेगी। और निवेदन इतना ही है कि खाली पेट बच्चों को कभी स्कूल मत भेजिए, खाली पेट तो कभी मत दे। आपने कह दिया जी दूध पी के गया, दूध पी के गया माने एक तरह से खाली पेट, सॉलिड कुछ नहीं है। सॉलिड सुबह सुबह शरीर में जाना बहुत ही आवश्यक है, अगर भविष्य में आप उसको एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर से बचाना चाहते हैं तो। हमारे चिंतकों ने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे इतिहासकारों ने कहा है कि परिवर्तन ही जीवन है। तो क्या सारे परिवर्तन बेमानी है? अगर ऐसा है, अगर परिवर्तन बेमानी नहीं है, तो ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम अपनाएं और ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम ठुकराएं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं, ये प्रकृति का नियम है और यही जीवन है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनुकूल है और प्रतिकूल है, बस इतना ध्यान देना है। अब इस बात को भागवत जी कहते हैं एक सूत्र में, अब आपने पूछ लिया तो वो सूत्र भी वो ये कहते हैं कि जिस आबो हवा और परिस्थिति में आप रहते हैं, उसमें रहते हुए जो परिवर्तन होगा वो आपके अनुकूल है, और जो आबो हवा और परिस्थिति में आप नहीं रहते हैं, वहां जो परिवर्तन होगा और आप उसको धारण करेंगे वो आपके प्रतिकूल है। अब मैं इसको और स्पष्ट करता हूं। यूरोप और अमेरिका में पिछले 100 साल में जितनी रिसर्च हुई वो उनके लिए बहुत अनुकूल है। उनके लिए रेफ्रिजरेटर यूरोपियन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। जब मैं ये भाषण जर्मनी में दूंगा तो उल्टा ही बताऊंगा उनको, मैं कहूंगा जरूर रेफ्रिजरेटर लाओ, माइक्रोवेव ओवन भी रखो। उनके लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि उनकी कंडीशन में वो परिवर्तन हुआ है। हमारी कंडीशन में जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए अनुकूल होगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चक्की है, चक्की, तो चक्की में एक परिवर्तन आज हुआ है, पहले वो नहीं था, आज हुआ है। हमने चक्की में बियरिंग लगा दिया है। पहले चक्की में बियरिंग नहीं होता था, खाली वो एक ऐसा लोहे का वो डंडी होता था और उसके चारों तरफ हम उसको चाक को घुमाते थे, बीच में लकड़ी का एक उसमें वो लगाते थे। वो लकड़ी का हमने निकाल के उसमें बियरिंग लगा दिया, ये भी परिवर्तन हुआ। ये हमारे अनुकूल बैठता है क्योंकि बियरिंग लगने के बाद उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हुआ, और फ्रिक्शन कम हुआ तो हम कम श्रम में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। श्रम तो हो ही रहा है, लेकिन जितने श्रम में हम पहले 1 किलो आटा लेते थे उतने ही श्रम में अब 3 किलो आटा मिल रहा है। ये भी परिवर्तन है, लेकिन ये हमारे अनुकूल है। इसी तरह से और एक उदाहरण दो, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं पूना में, उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए में भी बियरिंग लगा दिया। परिवर्तन यहां भी हुआ, नई बैलगाड़ी बनी, उसमें बियरिंग का पहिया है। अब उसका क्या हुआ कि बैल को खींचने में मदद हो गई। पहले बैल 1 टन अनाज लेके जाता था, अब बियरिंग लगी हुई बैलगाड़ी में वही बैल 3 टन लेके जाता है और बिना थके हुए। तो ये भी परिवर्तन है। जी एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ पूछो। इलेक्ट्रिक गैस को यूज करना कि नहीं? ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी हो तो ठीक है। अगर आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं है तो जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर विकल्प है, भारत में तो है, ये मैं जानता हूं, इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं है। डी आबो हवा से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे राजस्थान में गेहूं की बहुतायत होती है और यहाँ पे चावल की होती है। हाँ। यहाँ पे चावल के खाने के आइटम ज्यादा हो, तो क्या ये सही होगा कि यहाँ चावल का, हम खाने में चावल का उपयोग ज्यादा करें? बिल्कुल सही होगा। आप इस समय चेन्नई में रहते हैं, तमिलनाडु और पूरा एरिया चावल के लिए मशहूर है, तो आप चावल ही ज्यादा खाइए। और इसको ज्यादा आगे बात गहरी बता देता हूं, यहां की जो मिट्टी है
तमिलनाडु की खेतों की मिट्टी और राजस्थान की जो मिट्टी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां की मिट्टी आप अगर देखोगे तो वो ऐसी है जो पानी को ज्यादा देर पकड़ के रखेगी, और राजस्थान की मिट्टी रेतीली है जिसमें पानी टिकेगा नहीं। ये भगवान ने अच्छे से बनाया है। राजस्थान के लोग जहां रहते हैं, जिस तापमान में रहते हैं, जिस आबो हवा में रहते हैं, उनको शरीर में कुछ ऐसे केमिकल ज्यादा चाहिए, तो वो उस मिट्टी में ही है जो रेतीली है। आप जहां रहते हैं यहां की आबो हवा तापमान राजस्थान से भिन्न है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपको वो केमिकल नहीं चाहिए, तो भगवान ने ऐसी मिट्टी बनाई। तो यहां की मिट्टी से जो चावल पैदा हो रहा है वो आप ज्यादा ही खाइए। गेहूं राजस्थान से लाकर खाने की कोशिश मत करिए। माने आप अगर ये कोशिश करेंगे तो तकलीफ आपको आने वाली है। इसलिए आबो हवा का ध्यान रखिए। चावल के प्रिपरेशन यहां ज्यादा है, वो आप ज्यादा खाइए। अब समस्या आपके साथ ये है कि आप राजस्थान से आ तो गए, राजस्थान छूटा नहीं आपसे, वो छूटता नहीं है। समस्या वहां आती। हम बिहार से आ गए तो सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ। मन अभी भी है राजस्थान में। माने मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं कि अनुकूल परिस्थिति हो गई तो आप वापस राजस्थान चले ही जाएंगे, क्योंकि मन नहीं छूटा। आपका मन नहीं छूटा है, इसलिए आपका स्वाद भी नहीं छूटा। ये सब मन का खेल है। मन से सारे स्वाद और वो सब जुड़े। मन नहीं छूटा तो स्वाद नहीं छूटा। तो आप फिर गेहूं मंगवाते हैं और उसको रोटी बना के खाते हैं, वो स्वाद के लिए तो ठीक है। पौष्टिकता के हिसाब से आपके लिए चावल ज्यादा ठीक है। तो शायद आपने एक बैलेंस बना लिया है कि रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं। यही है ना? तो इसी को चलने दीजिए। मैं आपका मन छुड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप परमानेंट यहां रहें। एक दिन राजस्थान तमिलनाडु से अच्छा हो जाए तो आप चले जाएं, ये मैं चाहता हूं। तो मेरे लिए वो स्वदेशी के लिए अच्छा है। तो आप मन को और स्वास्थ्य को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस इसमें यह है कि 2-3 रोटी खा लीजिए और थोड़ा चावल खा लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए। थोड़ा इडली खा लीजिए और थोड़ा हलवा खा लीजिए। हलवा इडली के साथ जरूर खा लीजिए बैलेंस के लिए। थोड़ा डोसा खा रहे हैं तो थोड़ा बाजरी का रोटी का एक आध टुकड़ा या आधा बाजरी की रोटी का। ये मैं बताऊंगा आपको आने वाले समय में किसके साथ क्या खाएं और आपका बैलेंस बना रहे, टिका रहे। लेकिन इसको ध्यान में रखिए कि आप स्वास्थ्य के लिए थोड़ा, क्योंकि मन भी अगर आपका बहुत दुखी हुआ तो स्वास्थ्य खराब होगा ही। ये भी मैं बता, रोटी नहीं मिलेगी तो मन खराब होगा, तो उसका असर शरीर पे आएगा। इसलिए मन और स्वास्थ्य को बैलेंस करिए। जी, आखिरी सवाल। हाँ राजीव भैया, ये जो आपने बोला कि एल्यूमिनियम खाने के हिसाब से बहुत गंदी चीज है, तो आज जो भी खाना पैक हो रहा है वो एल्यूमिनियम फाइल या वो जो भी चीज है वो उसमें अंदर यूज आ रहा है, मतलब जो साइंटिफिक के हिसाब से या जो भी अभी जो पैकिंग वगैरह हो रहा है उसमें एल्यूमिनियम पे ज्यादा जोर देता है कि भाई एल्यूमिनियम में पैक है, आपका फ्रेशनेस रहेगा। इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोलिए। मेरा आपको एक ही विनंती है, क्योंकि ये मैं करके देख लिया है कि एल्यूमिनियम फॉइल में जो आप खाना पैक करते हैं ले जाने के लिए रास्ते में, ये बहुत ही खराब है, अच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे जी किस में पैक करें? खाना कपड़े में पैक करना सबसे अच्छा है। कपड़ा, सूती कपड़ा होता है ना, पतला, एकदम पतला, उसमें जो रोटी बांध के आप रखें वो दुनिया का सबसे अच्छा पैकिंग है। वो विज्ञान के हिसाब से बहुत अच्छा है। पतले सूती कपड़े में रोटी बांध कर रखना सबसे अच्छी पैकिंग है।